देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच 11वें दिन युद्ध कहां, किस स्तर पर और किस मोड़ पर जाकर के रुकने वाला है या आगे बढ़ने वाला है, अब हम उस पर जानकारी दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा होने का दावा नहीं किया है, जबकि यूक्रेन को चारों तरफ से घेरने की मुहिम को और तेज कर दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि लगभग 4 दिन से कीव की पूरी घेराबंदी के बाद आखिर में रूस की सेना कीव के अंदर पूरी तरह से दाखिल क्यों नहीं हो रही है। हालांकि छुटपुट रूसी सैनिकों के कीव में दाखिल होने और वहां पर यूक्रेनी सेना और नागरिकों के साथ उनकी भिड़ंत की खबरें आ रही हैं, लेकिन कीव पर स्थायी कब्जे की घोषणा न तो रूस की तरफ से की जा रही है और न तो किसी और की तरफ से। जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है और उस बातचीत में उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेला है और बाइडेन से कहा है कि अगर उनको वास्तविक और अपेक्षित सहायता नहीं पहुंचाई गई तो शायद पूरी दुनिया उनको अंतिम बार जीवित देखेगी। ये बात जेलेंस्की ने कह के पूरी दुनिया को, विशेष करके अमेरिका और नाटो के देशों को ये समझाने की कोशिश की है कि अब रूस उनके देश को तहस नहस कर चुका है। वो अपने स्वाभिमान की खातिर मनोबल के साथ लड़ रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं और जहां भी समय मिल रहा है, मौका मिल रहा है, वो रूस की सेना को भारी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये घटनाएं बढ़ते हुए रूसी सेना और उसकी ताकत को कम करने में कहीं से भी पूरी तरह से सफल नजर नहीं आ रही हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसीलिए जो बाइडेन से अपेक्षित सहायता और सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है, उनसे अनुरोध किया है और जो बाइडेन ने भरोसा तो दिलाया है, लेकिन इतना तय है कि अब अमेरिका की सेना या नाटो फोर्सेस कहीं से भी यूक्रेन की जमीन या उसके आसपास भी नहीं आने वाली, क्योंकि उस स्थिति में व्लादिमीर पुतिन फादर ऑफ बॉम्ब या न्यूक्लियर वॉर की घोषणा कर सकते हैं, जिसके बारे में वो समय समय पर बयान देते रहे हैं, अपने डिटर्मिनेशन को प्रदर्शित करते रहे हैं। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने भी अब रूसी सेना को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है उससे उनकी चिंता बढ़ गई है और उससे निजात दिलाने के लिए उन्होंने युद्धरत यूक्रेन में मारे गए रूसी सैनिकों को राहत पहुंचाने के लिए, उनके परिवार को राहत पहुंचाने के लिए सहायता अनुदान राशि की भी घोषणा कर दी है। ये एक बड़ी खबर है। इससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं भारी नुकसान का सामना रूसी सैनिकों को करना पड़ रहा है। 5 मिलियन रूबल की सहायता वो हर एक मारे गए सैनिक या सैन्य अधिकारी को देंगे, इस बात की उन्होंने घोषणा कर दी है। और जेलेंस्की ने दूसरी तरफ यूक्रेन के लोगों से सैनिक की तरह मैदान में आने की बार बार वो अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं अपनी जनता से और उसका उनको पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। लेकिन रूस के हमले और तेजी के साथ विभिन्न शहरों को वो अपनी जद में ले रहे हैं, उनके हमले तेज हो रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। जबकि अजरबैजान एयरलाइंस ने रूस के लिए उड़ानें बंद कर दी हैं, तो ये एक इंटरनेशनल सैंक्शंस का जो प्रभाव रूस पर पड़ता हुआ दिख रहा है, उसकी झलक के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। और इसी बीच खबर यह भी है कि कीव से 100 किलोमीटर दक्षिण में रूसी सेना जो है वो कूच कर रही है। तो कीव को डबल लेयर में घेराबंदी कर रही है रूसी सेना और इसके पीछे एक ही कारण है कि अगर जेलेंस्की या उनकी सेना कीव में भारी प्रतिरोध का प्रदर्शन करती है रूसी सेनाओं के सामने, तो उनको वहीं उनके साथ लड़ा जाए और उनको युद्ध में हराया जाए। ये एक बड़ा अपडेट है आज 11वें दिन युद्ध के। और बुखारेस्ट रोमानिया से 210 भारतीय सुबह
लगभग 8:30 बजे भारत पहुंचे हैं और कई उड़ानें आज यहाँ के लिए, भारत के लिए होनी है और 3300 से अधिक छात्रों को ले आने की योजना है। क्या उसमें भारत को सफलता मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। जबकि अमेरिका अब बराबर इस बात के लिए रूस को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है कि वो सीज फायर की घोषणा कर दे, युद्ध को रोक दे, लेकिन रूस ने सीधे तौर पर कहा है कि जब तक राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस को चुनौती देते रहेंगे, उनके तबाही की इबारत लगातार लिखी जाती रहेगी। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ जिस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसियों ने हमला किया था, वहां पर रेडिएशन अर्थात विकिरण की स्थिति सामान्य है, तो इससे पूरे यूरोप में एक शांति और सुकून की स्थिति फिलहाल आई हुई है कि कोई रेडिएशन या विकिरण का स्तर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं या बढ़ नहीं रहा है, तो या किसी तरह से नुकसान की कोई स्थिति नहीं है। तो ये बेहद सुकून देने वाली खबर है कि कोई भी ऐसा रेडिएशन का मामला फिलहाल सामने नहीं आ रहा है। और 3000 अमेरिकी नागरिक यूक्रेन के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ये घोषणाएं की जा रही, लेकिन इन घोषणाओं में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ रूस पर बड़ा प्रतिबंध लगाने की जो कवायद चली हुई है, उसके तहत एडोब और प्यूमा ने रूस के साथ व्यापार बंद करने की घोषणा कर दी है, वो प्रभावी हो चुका है। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण तौर पर कही जा रही है। लेकिन खार्किव को रूस ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, लेकिन एयर स्ट्राइक अभी भी नहीं रुक रहा है और खंडहर में तब्दील होते खार्किव को पूरी तरह से तबाह करने पर रूस की सेना जुटी हुई है, क्योंकि हर एक सप्लाई लाइन, सप्लाई चेन को रूस की सेना कीव पर पूरी तरह से कब्जा करने के पहले काट देना चाहती। इसलिए खार्किव की बर्बादी की कहानी रूस की सेना बराबर लिख रही है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बाकायदा रूस ने इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से चेताया भी है कि जिस तरीके से यूक्रेन के साथ मिलकर के ब्रिटेन रूस के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश पूरी दुनिया को कर रहा है और सहायता दे करके जेलेंस्की को मजबूती दे रहा है, रूस इस बात को याद रखेगा। जबकि ब्रिटेन ने भरोसा दिलाया है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनकी सेना को पूरी मदद ब्रिटेन पहुंचाता रहेगा। दूसरी तरफ बेलारूस ने यूक्रेन में पैराट्रूपर्स होने के दावे का खंडन किया है, जबकि जेलेंस्की बराबर कह रहे हैं कि बेलारूस के जरिए पैराट्रूपर्स उतरे हैं और जेलेंस्की के हत्या करने की सुपारी व्लादिमीर पुतिन ने दी है। इस बात को भी प्रोपोगेट किया जा रहा है, लेकिन इसका खंडन बेलारूस की तरफ से भी किया जा रहा है और रूस की तरफ से इस पर कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा है। 16 गैस सप्लाई स्टेशन ठप हो चुके हैं यूक्रेन के और 6 विस्फोटों के जरिए ये काम पूरा किया गया है रूस की सेना की तरफ से, एक बड़ी खबर है। और डोनेट्स्क शहर में 15 लोग घायल हुए हैं रूसी गोलाबारी में, ये भी एक बड़ी खबर है। और इन्हीं खबरों के साथ हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं कि रूसी सेना ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, उड़ा दिया है। 2203 सैन्य ठिकानों और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम से उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की घोषणा भी रूस ने कर दी है। और खार्किव का एक प्रसिद्ध मार्केट पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है, ये भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। जबकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि 11,000 से अधिक रूसी सैनिकों को उसने मार गिराए हैं इस युद्ध में। तो रूस और यूक्रेन के सेनाओं के बीच जगह जगह फायरिंग और आमने सामने की भिड़ंत की भी खबरें आ रही हैं। डोनबास एरिया में भी दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी की खबर है। और इन खबरों के साथ हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि किसी भी तरह का सीज फायर फिलहाल प्रभावी नहीं है, जबकि खबर यह है कि आज तीसरे दौर की वार्ता हो सकती है। हालांकि इस वार्ता के कोई परिणाम निकलेंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डेडलॉक की स्थिति बराबर बनी हुई है। जबकि हमने पहले भी आपको बताया कि इजरायल ने कोशिश की है व्लादिमीर पुतिन से बात करके कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम की एक स्थिति बनाई जाए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की ये मांग कि जब तक
जेलेंस्की हथियार नहीं डालते या वो देश छोड़ करके कहीं चले नहीं जाते और रूस को यूक्रेन का भाग्य तय करने का समय नहीं देते, तब तक किसी भी तरह के युद्ध विराम पर रूस सोच भी नहीं रहा है। तो इन्हीं सारी जानकारियों के साथ अब हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अभी भी रूस बराबर बमबारी कर रहा है। लगभग आधे यूक्रेन के प्रमुख शहरों को वो बर्बाद कर चुका है। 11 दिन तक जो भी लड़ाई अभी तक चली है उसमें सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के हर शहर बर्बाद हो रहे हैं, उनका सप्लाई चेन कट चुका है। कई ऐसे एरिया हैं जो पूरी तरह से अंधेरे में जीने को मजबूर हैं क्योंकि बिजली की व्यवस्था और विद्युत आपूर्ति को ठप कर दिया गया है। पानी की भी किल्लत कहीं कहीं आ रही है और इसी बीच भारतीयों को यूक्रेन से निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके लिए रूसी सेना और यूक्रेन की सेना और यूक्रेन के सरकार के भी तरफ से कहा जा रहा है कि हर एक कोशिश की जाएगी सेफ पैसेज देने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को देश से बाहर निकलने के लिए, जबकि हर एक पश्चिमी देश और अमेरिका खार्कोव सहित हर एक शहर की बर्बादी का हिसाब किताब करने की बात बराबर कर रहे हैं और यूक्रेन को पूरी सहायता देने की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी सहायता फिलहाल यूक्रेन को बर्बादी से नहीं बचा पा रही है। आगे क्या होगा हम समय समय पर इसकी जानकारी आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रूस के सेनाओं के आक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं और कई स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर और उनके महत्वपूर्ण केंद्रों पर मिसाइल अटैक्स और पैदल सेना का अटैक हो रहा है। थल सेना के इस आक्रामक कार्रवाई के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रणनीति है कि अब कीव को पूरी तरह से घेर करके उसको इतना अलग थलग कर दिया जाए कि देश के अन्य भागों में कीव से अगर कोई डायरेक्शन जाए तो वो प्रभावी न हो पाए। ऐसे में हर एक शहर में यूक्रेन के लोग और वहां की सेना जो अपने हेडक्वार्टर से कट गई हो वो लड़ाई लड़े, मुश्किलों में आए और हर तरफ अराजकता का माहौल हो। ऐसे में सेना और नागरिक जेलेंस्की के प्रति जो वफादारी दिखा रहे हैं, जो राष्ट्रवाद का भाव उनके अंदर पैदा हो रहा है, उसमें कमी आए और उस कमी का फायदा उठा करके रूस वहां पर वैकल्पिक सरकार बनाने की मुहिम छेड़े। इन्हीं कोशिशों के साथ कीव को बराबर घेरने की कोशिश की जा रही है और कीव से कोई बाहर नहीं जा सकता और अंदर नहीं आ सकता। जहां तक सैन्य मुहिम को चलाने या रूस की सेना को पीछे हटाने का मुद्दा है, उस संदर्भ में ये बात सामने आ रही है। ऐसे में राष्ट्रपति जेलेंस्की कब तक प्रतिरोध करते रहेंगे और रूस को चुनौती देते रहेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि 11वें दिन भी भयंकर बर्बादी यूक्रेन की हो रही है और उस बर्बादी से फिलहाल निजात मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि रूस अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को हर जिद छोड़ करके रूस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। लेकिन जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है और वो बची हुई सेना और नागरिकों के दम पर जो भी सुविधाएं और सहूलियत उन्हें उपलब्ध कराई जा रहे हैं, जो सहायता उपलब्ध कराई जा रहे हैं, उसके दम पर वो लड़ाई को कितना आगे बढ़ा सकते हैं ये देखना होगा। उस हर पल की हर एक खबर की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।